इसको बांटते नहीं। सर पूरे विश्व को स्कूटर पर भैंस लादने की कला हमने दी, कोई नहीं दे सकता। महंगाई महंगाई चिल्ला रहे हैं, हम घास खाने की प्रथा बहुत पहले से चला चुके हैं। आप इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है कि हमारी गलती? अन्न मत खाइए, महंगाई की समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। राणा प्रताप तो बहुत दिनों तक घास खाते थे, हम उन्हीं के वंशज हैं। तो सर हुआ कि यातायात सप्ताह का आयोजन हुआ, तो अब सब लोग निकलने लगे। तो हुआ यूं कि जब सारे लोग सन्नद्ध होकर के निकले तो कोई नियम के विरुद्ध नहीं मिला, तो पुलिस को कुछ नहीं मिला, तो एक टांगे वाले को पकड़ के चालान काट दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें में हंसने की क्या बात है? भारत की पुलिस है, किसी का चालान काट सकती है। तो टांगे वाले और पुलिस की बातचीत समझ में आया। यातायात पुलिस ने टांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है। यातायात पुलिस ने टांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है, और कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है। तो मोटर की शर्तें लगाए नहीं टांगे पर, टांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है। तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज जी सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है। से प्रणाम मेरा, तेरी तरुणाई और रवानी याद आती है, और बूढ़ों पे जवानी की, जवानों पे नदानी की, नदानी भी सुहानी मन मानी याद आती है। कि तेरा आगमन सुन रोम रोम कांपता है, बीती हुई बात की कहानी याद आती है, और पिछले बसंत में पिटाई इतनी हुई कि आज तक प्रेमिका की नानी याद आती है। ये सामान्य जड़ जीव चेतन व्यक्ति का ये दशा है। बसंत यदि संतों पे आ जाए तो उनकी क्या दशा होती है? हम तो अज्ञानी मानव हैं, गृहस्थ आश्रम के जीव जंतु हैं, लेकिन जब संतों पे बसंत आता है तो उनकी क्या दशा होती है? कि एक अनहोनी देखे संत भी बसंत में ही स्वयं साधना की खाट खड़ी करने लगे। केवल आप ही एक समझदार श्रोता है। इतने गूढ़ रहस्य को आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपको 20 बार प्रणाम कर रहा हूँ। एक अनहोनी देखी संत भी बसंत में ही स्वयं साधना की खाट खड़ी करने लगे, और भ्रामरी विलोम अनुलोम सब भूल कर कोयल की कूक पर ध्यान धरने लगे। कि डोलने लगी तपस्या, आसन भी हिल गया, अंगों में अनंग के प्रभाव पड़ने लगे, और रामदेव को लगा बसंत का महीना, कैटरीना के लिए कपाल भाती करने लगे। नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिला और पूरा देश परेशान। यदि मैंने कायदे की बात कह दी हो और इस समस्या का स्थायी समाधान कर दिया हो, तो जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। दावे के साथ पंक्तियां यदि अच्छी हो, समस्या का समाधान हो गया हो तब। कि पूछा पत्रकार ने कि आप कभी कैसे मोदी वाली वीजा की समस्या सुलझाएंगे। कि पूछा पत्रकार ने कि आप कभी कैसे मोदी वाली वीजा की समस्या सुलझाएंगे। पूछा पत्रकार ने कि आप कभी कैसे मोदी वाली वीजा की समस्या सुलझाएंगे। तो मैंने कहा वीजा वीजा रखते रहेंगे, किंतु बुश है ना खुश तब वीजा नहीं पाएंगे। कि भारत का लोहा पूरा विश्व मान लेगा यदि मेरी जो सलाह मोदी अमल में लाएंगे। कि मोनिका लेविन्स्की से कीजिए विवाह, आप वीजा क्या अमेरिका के जीजा बन जाएंगे। उमा जय ललिता, उमा जय ललिता, ममता चली गई तो पूरा पाक विश्व में अकेला बन जाएगा। नहीं पंक्तियां अब आ रही है कायदे की। कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो
पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। अटल बिहारी ब्रह्मचारी जी चले गए तो बेगमों के लिए तो झमेला बन जाएगा। उमा जय ललिता, उमा जय ललिता और ममता चली गई तो पूरा पाक विश्व में अकेला बन जाएगा। और लालू जी के संग यदि राबड़ी गई तो इस्लामाबाद भैंस का तबेला बन जाएगा। भक्ति है हमारी, बिल्कुल बिल्कुल मैंने कसम खाई है, एक लतीफा नहीं सुना हुआ। ये पीछे के लोग थोड़ी सी ऊर्जा दे, मुझे लग रहा है कि ये इतने महान लोगों के बीच में मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, समझ रही। हाँ तो आप थोड़ा थोड़ा सा बढ़ते जाइए। एक तुलना ये देखिए मेरा कि बेटा अमेरिका तुम हमसे उलझ कर जीत जाओगे, ये तेरे मन का भरम है। और सैनिक शिविरों के लिए जितना बजट तेरा, उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। सैनिक शिविरों के लिए जितना बजट तेरा, उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। कि तेरे पास है जो, कि तेरे पास है जो, तेरे पास है जो हथियारों का जखीरा, यदि भारत के पास भी बहुत दम खम है। कि मल्लिका मलाइका और राखी जैसा आइटम तेरे परमाणु बम से न कहीं कम है। आपको अच्छा लग रहा है इसलिए इसी खानदान का एक समझ। एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान मैंने बहुत आसान तरीके से किया। और ये बन यहाँ पर मातृशक्ति बैठी हुई है और एक नारी एक ऐसा समाज का पात्र है जो हमेशा उसके जीवन में इतने रिश्ते होते हैं और आपके हाथ सबके शाल से बाहर आना चाहिए इस बंद पे, क्योंकि जो आपके घर के रिश्ते हैं उनको मैंने रंगों के माध्यम से परिभाषित करने की कोशिश की है। सबके हाथ आना चाहिए इस बंद पर। पंक्तियां सुनिएगा। कि सास का रंग जाना पहचाना, सास का रंग जाना पहचाना, रंग जेठानी का मारे ताना, रंग जेठानी का मारे ताना। छोटी ननदी के रंग नखरीले रंगीले, भाई बहुत बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। और ये बन जो नाजुक रिश्ते होते हैं, क्या कहेगा कि रंग देवर का करे छेड़खानी, रंग देवर का करे छेड़खानी, पिया का रंग करे मनमानी, पिया का रंग करे मनमानी। रंग मेरे बड़े शर्मीले रंगीले, रंग होली के। चार से और पेश करती हूँ, सुनिए। तू मेरा चांद है मैं तेरी चांदनी, तू मेरा चांद है मैं तेरी चांदनी, राग है तू मेरा मैं तेरी रागनी, तू मेरा चांद है मैं तेरी चांदनी, राग है तू मेरा मैं तेरी रागनी, तू मेरा चांद है मैं तेरी चांदनी, राग है तू मेरा मैं तेरी रागनी, राग है तू मेरा मैं तेरी रागनी। इस जन्म में तो क्या अब तो सातों जन्म, इस जन्म में तो क्या अब तो सातों जन्म, मैं बनूंगी सजन तेरी अर्धांगिनी। इस जन्म में तो क्या अब तो सातों जन्म, मैं बनूंगी सजन तेरी अर्धांगिनी, तू मेरा चांद है मैं तेरी चांदनी।
बाद गजल फिर जगह ले लूंगी, सुनिएगा। ख्यालों में मुलाकातें हुई हैं, 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 तेरी तस्वीर से बातें हुई हैं, तेरी तस्वीर से बातें हुई हैं। शुरू कर रहा हूं कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। क्या बात है? नहीं, बात कायदे की हो, हमारी देशभक्ति सिद्ध होती है बिना खून खराबे के, तो सब लोग आशीर्वाद देंगे, अन्यथा मैं बैठ जाऊंगा। जबरदस्ती का कभी नहीं, कम किया रखता हूँ कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतने आवारे यहाँ कुत्ते भूख देते हैं। और तेरे कारखाने धुआं जितने की फेंकते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। तेरे कारखाने धुआं जितने की छोड़ते हैं, उतने की लोग यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। कि पाक कभी हिंद के बराबर न हो सकेगा, आज तुझे उत्तर हम ये चूक देते हैं। और जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतने बिहारी सुरती खा के थूक देते हैं। बहुत बड़े अनिल, वाह 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 वाह। बिल्कुल आपको ये छंद अच्छा लगा, इसलिए इसी खानदान का एक और छंद सुनिए। थोड़ा सा आप अपना स्तर ऊंचा करें, अपनी बैटरी चार्ज करें, मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। एक भी कायदे का आदमी नहीं गया पाकिस्तान समझौते के लिए, एक भी कायदे का आदमी चला गया होता तो उग्रवाद की समस्या, आतंकवाद की समस्या, कश्मीर की समस्या, इन सारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। तर्क देता हूँ आपके सामने कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। अब आ जाए हंसी तो खुल के हंस लीजिए कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। अटल बिहारी ब्रह्मचारी भी चले गए तो बेगमों के लिए तो झमेला बन जाएगा। बात पहुंचे तो ऐसा समर्थन हो कि ऐसी कविताएं लिखने की हिम्मत करता रहा कि मैं किसान का बेटा हूँ और दर्द उसी का गाता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ और दर्द उसी का गाता हूँ। आँख के आगे फसल सूखने का मतलब बतलाता हूँ, आँखों के आगे बेटे का बिलक बिलक कर मर जाना, उत्तर आते हुए परीक्षा में हाथों का पथराना। एक सुहागिन को लगता है जो विधवा कहलाने पर, वृद्ध पिता को जो लगता अपनी बेटी खो जाने पर, वृद्ध पिता को जो लगता अपनी बेटी खो जाने पर, तुमको लगता चला देश पाकर सत्ता छिन जाने पर, प्रथम विजेता को लगता है पुरस्कार ना पाने पर, पदक छीनने पर लगता है जैसा एक जवान को, फसल सूखने पर वैसा ही लगता एक किसान को, फसल सूखने पर वैसा ही लगता एक किसान को, फसल सूखने पर वैसा ही लगता एक किसान को, फसल सूख। और अंतिम बात कहना चाहता हूँ, मेरी चेतावनी के स्वर फिर से कहीं इन सुषुप्त शिराओं में रक्त का उबाल लाने की क्षमता रखते हो तो आशीर्वाद देकर शोक को विदा करना। बहुत कोमलता से चौथी पंक्ति लिखी है, उसका समर्थन कीजिएगा। कविता की धरती पर समर्थन करना कि भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही, भारत की पहचान विश्व में जिसके कारण गूंज रही, बीज उगाने की खातिर वो धरती मैया पूछ रही। गांधी के सपनों का कोई भी अरमान नहीं दिखता, गांधी के सपनों का कोई भी अरमान नहीं दिखता, बिन किसान को देखे पूरा हिंदुस्तान नहीं दिखता, बिन किसान को देखे पूरा हिंदुस्तान नहीं दिखता, बिन किसान को देखे पूरा हिंदुस्तान नहीं दिखता। और इन चेतावनी की पंक्तियों पर पूरा पंडाल आशीर्वाद देकर विदा करना।
कि बिन किसान को देखे पूरा हिंदुस्तान नहीं दिखता। अब हो जाओ सावधान, मत डूबो तुम अभिमान में। 100 में से 80 किसान है मेरे हिंदुस्तान में। सारे के सारे किसान जब भारत के मिल जाएंगे, सारे के सारे किसान जब भारत के मिल जाएंगे, एक नहीं दो नहीं हजारों सिंहासन हिल जाएंगे। एक नहीं दो नहीं हजारों सिंहासन हिल जाएंगे। तुमने नोच लिया है उनके बच्चों की मुस्कान को, बिन मंदिर का कर डाला क्यों भारत के भगवान को, बिन मंदिर का कर डाला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बीच आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कि कलियां लेती है अंगड़ाई, फूलों में आई तरुणाई, फूलों में आई तरुणाई, बूढ़े बरगद भी, बूढ़े बरगद भी हो गए रसीले, रंगीले वास्तव में आपने आपका आशीर्वाद वास्तव में मुझे इतना मिला है कि मैं ये पंक्तियाँ आपको समर्पित करना चाहती हूँ। पंक्ति सुनिएगा कि पवन बसंती घुंघटा खोले, कृपया माइक के साथ छेड़छाड़ न करें। पवन बसंती घुंघटा खोले, आज कोयलिया मदन रस घोले, आज कोयलिया मदन रस घोले, बोल कागा के। यहाँ तो कितने कागा बैठे होंगे, उनके लिए समर्पित है। बोल कागा के हो गए सुरीले, रंगीले फागुन में रंग होरी के। लग रहा है ये पंक्तियाँ आपको समझ में नहीं आ पाएंगी। खैर ये शिला की पंक्तियाँ सुने कि किसने फेंका जाल सुनहरा, किसने फेंका। कृपया मंच पे बात ना करें, पंक्तियाँ सुने, क्योंकि ऐसी पंक्तियाँ आपको फिर सुनने को नहीं मिलेंगी जब तक कि मैं मंच पे न आऊँ। पंक्तियाँ सुनिएगा कि किसने फेंका जाल सुनहरा, यौवन पर है लाज का पहरा, यौवन पर है लाज का पहरा, नैन गोरी के, नैन गोरी के हो गए नशीले, रंगीले बहुत बढ़िया लगती है। और जोरदार आधे मिनट तक ताली बजाइए, दोनों हाथ पर उठा कर ऐसे जोरदार देशभक्ति को आपको आपका आशीर्वाद मिला। मैं चाहता हूँ कि बहादुर शाह जफर ने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक बजेगी देख हिंदुस्तान। इस देश के ऐसे लोगों पर हिंदुस्तान टिका हुआ है, इस देश का तिरंगा झंडा ऐसे लोगों की दम पर टिका हुआ है, दुनिया में फहराता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर मंच के लोगों का भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि न जाने कैसी जमाने की सोच होगी, बेटी आज भी क्यों सिर का बोझ होगी, बेटे के लिए मनौती मनाते हो, बेटी की गर्भ में हत्या कराते हो, कन्यादान को महादान बताते हो और कन्या पैदा करने से घबराते हो। कन्यादान को मादान बताते और कन्या पैदा करने से घबराते। और एक पंक्ति मुझे अच्छी लगती है, इस एक पंक्ति पर तमाम लोगों की तालियां चाहता हूँ। अगर आपके मन की बात कह दी और एक अच्छी कविता की अच्छी पंक्ति कह दी हो, इस एक पंक्ति पर तमाम लोगों की तालियां चाहता हूँ। इस पंडाल के अंदर पंक्ति पढ़ता हूँ कि कन्यादान को मादान बताते और कन्या पैदा करने से घबराते हो। अरे अरे शायद 21वीं सदी में जाओगे, शायद 21वीं सदी में जाओगे तो प्यार किसी रोबोट से कर पाओगे। और मेरा दावा है तीसरी पंक्ति पर कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा कि शायद 21वीं सदी में जाओगे तो प्यार किसी रोबोट से कर पाओगे, राखी किसी मशीन
अरे वाह वाह, शायद बलवंत जी 21वीं क्या सदी बात में है, क्या बात है, वाह तो वाह प्यार किसी रोबोट से कर पाओगे, राखी किसी मशीन से बंधवाओगे, माँ की ममता क्या बाजार से खरीद लाओगे। यह सवाल आज भी मेरे जहन में बना बना है कि दुनिया में बेटी जन्ना क्यों बनाए। दुनिया जो हमारे कुछ कुख्यात छंद हैं, मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ। बात ही बहुत कम करता हूँ मैं। आप छंद सुनिएगा, वहीं से आशीर्वाद दीजिएगा। नहीं तो प्योर मतलब शुद्ध शिखा 1.5 हाथ की है हमारी। मैं एकदम पंडित आदमी हूँ। आहार व्यवहार से लेकर के भी शादी और श्राद्ध दोनों के मंत्र याद हैं। अब इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। कौन कब पढ़ना ये याद नहीं है। पीछे के लोग यदि अति पिछड़े वर्ग से नहीं आते हों तो वो लोग भी ताली बजा सकते हैं। सुनिए, देशभक्ति, वीर रस और हास रस दोनों एक दूसरे के विरोधी रस हैं। क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत विद्वान और बहुत महान समझ के सुना रहा हूँ। आप लोग भी मुझे बहुत महान समझ के सुनिए। मैं देश से कभी बाहर नहीं गया क्योंकि हिंदुस्तान से फुर्सत नहीं मिली मुझे। अब सुनिए आप हमको, भाई साहब 1 मिनट थोड़ा सा हमको दुकानदारी कर लेंगे। अब मैं बेच रहा हूँ, उस समय आप मत बेचें। हाँ सुनिए, आप छोड़िए, हाँ खींच लीजिए भाई साहब। 1-2 तुलनात्मक अध्ययन हमने बहुत पहले लिखे थे 1970 में। क्योंकि आदरणीय गुरुदेव और भाई साहब हैं, इसलिए इनके सामने बहुत कम पढ़ने का मौका मिला है। यहीं से बात शुरू करूँ सर। सुने, बिल्कुल कहीं से कोई इधर उधर की बात नहीं, तार्किक बात। देश की समस्या का समाधान, न खून गिरेगा न एक गोली चलेगी, और देश की बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दूंगा। पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, आप केवल इतना ध्यान रखें, पड़ोसी देश पाकिस्तान और मेरा राज्य बिहार दोनों के तुलनात्मक संस्कृति का अध्ययन कर रहा हूं। पीड़ा सिर्फ इतनी है साहब, उनके महलों में जो माली नियुक्त है पौधों को पानी पिलाने के लिए, वो एक दिन पौधों को पानी नहीं पिलाए और कुछ पत्ते सूखकर गिर जाएं तो उस माली को उस पद से हटा दिया जाता है। हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है। हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि यदि सरकार का रवैया यही है तो जिस क्षेत्र में किसानों की फसलें बिना पानी के सूख गई, आपने उस क्षेत्र के विधायक को क्यों नहीं हटाया, उसे निलंबित क्यों नहीं किया? बहुत बढ़िया जोक, वाह। कि वे अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर पड़े रहे, बहरी सत्ता के आगे या बाज लगाते खड़े रहे। कविता समझने वाले समर्थन करें। वे अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर पड़े रहे, बहरी सत्ता के आगे या बाज लगाते खड़े रहे। सोच रहे थे करुण पुकारे अपना असर दिखाएंगी, अपनी सूखी धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। पर महलों वाले धूप छाप वाली सच्चाई क्या जाने, जिनके पगना फटी पिवाई पीर पर आई क्या जाने, जिनके पगना फटी पिवाई पीर पर आई क्या जाने। राजमहल के उपवन में तो जलधाराएं बहती हैं, फिर किसान की सूखी फसलें याद नहीं क्यों रहती हैं, फिर किसान की सूखी फसलें याद नहीं। और साहब मैं जयपुर के कृषि भवन में गया, वहां पर लोग, एक किसान मेरे सामने रोने लगा और कहने लगा कि सरकारें जबरन अधिग्रहण कर रही हैं हमारी जमीनों का और विदेशी कंपनियों के हाथ में दे रही हैं। तब मैंने सोचा कि हम इन 60 सालों में देश का निर्माण तो नहीं कर सके, पर देश में एक विदेश का निर्माण जरूर कर रहे हैं। तब कुछ पंक्तियां गाना चाहता हूँ बहुत सलीके से कि अधिग्रहण कर बना रही है किस्मत सब धन वालों की। मेरा आक्रोश पहुंचे तो किसानों के समर्थक लोग तालियां बजाएं कि अधिग्रहण कर बना रही है किस्मत सब धन वालों की। हर सरकार नजर आती है मंडी भूमि दलालों की, हर सरकार नजर आती है मंडी भूमि दलालों की। अपने खून पसीने से जिसने है धरती को सींचा, बैल के तो हल को जिसने अपने कंधों पर खींचा, उस धरती का मूल्य जान लो, ये तुम में तासीर नहीं। ये किसान की धरा तुम्हारे बापों की जागीर नहीं, ये किसान की धरा तुम्हारी जागीर नहीं। पंक्तियां जहाँ पर शब्द अच्छे लगे तो आशीर्वाद दे कि अब तो दाइन को भी बेटी की सूरत खल गई। दाइन हमारे उधर वो नाई की पत्नी को कहते हैं, आपके इधर भी उसी को कहते क्या? हाँ मैंने कहा हो सकता है पूछ लेना चाहिए, नहीं तो कहीं भाभी को तो नहीं कहते कि अब तो दाइन को भी बेटी की सूरत खल गई।
सोने की मुर्गी हाथ से निकल गई, उठाई का कपड़ा धोबी भी बेमन से धो रही है, क्योंकि केवल उसे मजदूरी ही मिल रही है। और कम वक्त पड़ोसी ने आपस में फुसफुसाती है, हे लक्ष्मी, फिर भी बहू को कुलच्छनी बताती है। पति पत्नी से रूठा रूठा है, ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि बहू ने बेटी को जना है, क्योंकि बहू ने बेटी को जना। जिन 6 पंक्तियों के लिए मैंने पूरी कविता लिखी, छठी पंक्ति पर तमाम लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। आदरणीय सुरेंद्र जी दुबे, कई देशों के अंदर इन्होंने काव्य पाठ किया। एक दिन मेरे पास में आए, बोले बल्लू मैं विदेश जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं क्या करूँ? ये बोले यार मैंने एक तोती पाल रखी, उसको कहाँ रखूँ? मैंने कहा अपने घर पे रख लो, अपन ने भी 2 तोते पाल रखे हैं। ये बोले रिस्क कौन ले? मैंने कहा नहीं, मेरे दोनों तोते बड़े धार्मिक हैं। दुबे जी आए, घर पे देखा तो एक तोता कुरान की आयतें पढ़ रहा था, दूसरा वाला गीता के श्लोक बांट रहा था। इन्होंने देखा वास्तव में दोनों तोते धार्मिक है, इन्होंने अपनी तोती छोड़ दी। और जो ही छोड़ के जाने लगे तो एक तोते ने दूसरे को कहा, ए रामलाल, प्रार्थना बंद कर, दुआ कबूल हुई। पढ़ता हूँ फिर से बनते हैं। ये कवियों का मामला बड़ा विचित्र है। वो 2 कवि मर के नरक में गए, एक ने पूछा तू कैसे मरा, दूसरा बोला पहले तू बता कैसे मरा। वो बोला नहीं पहले तू बता कैसे मरा। वो बोला यार कुछ नहीं, मैं तो अचंभे से मर गया। दूसरा वाला बोला मैं ठंड से मर गया। उसने कहा तू अचंभे से कैसे मरा? बोला 3 बजे कवि सम्मेलन खत्म हुआ, घर गया, घंटी बजाई, पत्नी ने किवाड़ खोला तो एक जोड़ी जूते नजर आ गए। मैं फटाफट ऊपर चढ़ा, किचन में देखा, बेडरूम में देखा, बालकनी में देखा, ठेठ ऊपर जाके छत पे देखा। जब कहीं नहीं मिला तो गया कहाँ? ये सोच के ये अचंभे से मर गया। दूसरा वाला बोला तू बेवकूफ आदमी है, तेने पूरा घर छान मारा, क्या फ्रिज खोल के देखा? तू फ्रिज खोल के देख लेता ना, मैं ठंड से मरता ना, तू अचंभे से मरता। पढ़ता हूँ, जिन 6 पंक्तियों के लिए पूरी कविता लिखी। 4 पंक्तियां गाता हूं, सुनिए। कि नींद पूरी किए बिना बच्चों संग जिए बिना वो आराम लिए बिना पैदा करता धान को। नींद पूरी किए बिना बच्चों संग जिए बिना वो आराम लिए बिना पैदा करता धान को। बोगे वैसा काटोगे वैसा बांटोगे, वो ऐसे आदर्श देता रहा है जहान को। कभी अतिवृष्टि झेली कभी अनावृष्टि झेली, सहन उसने किया सदा आंधी और तूफान को। कभी अतिवृष्टि झेली कभी अनावृष्टि झेली, सहन उसने किया सदा आंधी और तूफान को। महंगाई के बोझ तले वैसे ही मरने लगा है, गोलियों से फिर क्यों मारा जा रहा किसान को। गोलियों से फिर क्यों मारा जा रहा किसान को। कुछ प्रश्नों के साथ कविता की शुरुआत करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ वो प्रश्न उठाना कितना सार्थक है, जनता भी प्रश्नों पर अपनी प्रतिक्रिया देती है या देखता हूँ। सब सुनिए कि जो माना जाता धरती पर श्रम का सच्चा अवतारी, जो माना जाता धरती पर श्रम का सच्चा अवतारी, धरती का बलवान पुत्र क्यों झेल रहा है लाचारी। मुस्काती है भूख घरों में बसते लोटे थाली क्यों, जो भंडार भरा करता है उसका बर्तन खाली क्यों। जो भंडार भरा करता है उसका बर्तन खाली क्यों। तिल तिल करके वो मरता है, कर्म सदा ही करता है, जो औरों की भूख मिटाता स्वयं भूख से मरता है। मौन खड़ी सरकार देखती मेहनत के अपमान को, मौन खड़ी सरकार देखती मेहनत के अपमान को। बिन मंदिर का कर डाला क्यों भारत के भगवान को, बिन मंदिर का कर डाला क्यों भारत के भगवान को। वे अपना हक मांग रहे थे आखिर क्या गलती कर दी, जिनसे हमदर्दी मांगी वो बन बैठे हैं बेदर्दी। झूठे आश्वासन दे देकर तुमने उन्हें लुभाया क्यों, पानी नहीं बहा पाए तो आखिर रक्त बहाया क्यों। जिसने जुदा मिटाई होगी कातिल क्रूर जमाने की, तुमने हिम्मत कैसे कर ली उसका रक्त बहाने की। तुमने हिम्मत कैसे कर ली उसका रक्त बहाने की। पावन पवित्र धरती पे कसम खाता हूँ कि ज्ञान की कोई बात नहीं करूँगा। एक बार ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को, उसके बाद तक आज तक किसी बिहारी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। आदरणीय जैसा कह रहे थे, आप मुझे एकदम विद्वान कवि समझ के सुनिए, आपको बिल्कुल बहुत आनंद आएगा, मैं गारंटी देता हूँ बिल्कुल।
थोड़ा सा जुड़ने के लिए एक, जैसा आदरणीय कह रहे थे, ये लोग देश के बड़े कवियों में से हैं और उधर के मैं सबसे छोटे कवियों में से हूँ। और यूँ कह लिया जाए तो देश में बस 2 ही महान कवि बच गए हैं, एक आदरणीय है, एक मैं हूँ। ये अपनी आयु भोग चुके हैं, लेके इस देश में मैं ही महान कवि बचा। ये सुन के आती है। और मैं एकदम कसम दिखाता हूँ, एक लतीफा भी आपको नहीं सुनाऊंगा, वो चुटकुला टाइप का कभी नहीं हूँ मैं। आप सुनिए, एकदम बहुत आनंद आएगा, सत्य घटना बता रहा हूँ। योग कह रहे थे, योग के फायदे नहीं हैं, योग के दुर्गुण भी हैं। हमारे गांव में एक दादाजी मरना चाहते थे बहुत पहले, किसी ने कह दिया कि योग करो 5 वर्ष आयु बढ़ जाएगा। वो योग करने लगे, उनके 5 वर्ष आयु बढ़ गए। जब 65 वर्ष के बाद मरे, स्वर्ग गए। हमारे गांव में मरने के बाद कोई नरक नहीं जाता, क्योंकि नरक पहले से फुल है, तो सब लोग स्वर्ग ही जाते हैं। अब इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, व्याख्यान है हमारा। तो जब स्वर्ग गए तो अप्सराओं ने गाया, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो दादा ने कहा कि आप तुम्हें बहुत पहले सकता था, ये रामदेव के चक्कर में 5 साल बीत। 1, 2, 4, 5 छंद में जो आदरणीय हम लोग के गुरु तुल्य हैं, आपको हम लोगों ने सुन के लिखना सीखा है, इसलिए कि इसने बनाया चित्र उसने दी गालियां। माँ भारती का नग्न चित्र बना दिया मकबूल फिदा हुसैन को। मुझे समझ नहीं आ रहा पीछे क्या बात चल रही है। आवाज जहाँ से आ रही है, थोड़ी देर के लिए अगर कोई निवेदन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुने। माँ भारती की वंदना मैं कर रहा हूँ, आप लोग शरीक हो कवि सम्मेलन में। निवेदन करता हूँ कि माँ भारती का नग्न चित्र बनाने वाले मकबूल फिदा हुसैन को जब हमारी सरकारें सर्वश्रेष्ठ चित्रकार की उपाधि से अलंकृत कर देती हैं मित्रों, तब कवि का अंतस रोता है। जिसके हाथों को लाल किले पर लाकर के काट दिया जाना चाहिए था, जब उसको सर्वश्रेष्ठ चित्रकार की उपाधि अलंकृत करती है, तब कहीं ना कहीं कवि रोता है। मुझे कहीं पंक्तियां याद आती हैं। इकबाल ने कहा कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़करे हैं आसमानों में, ना समझोगे तुम मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों। तब निवेदन करता हूं कि इसने बनाया चित्र उसने दी गालियां, इसने बनाया चित्र उसने दी गालियां, आप बस किन्नरों से पीटिएगा तालियां, ऐसे दाग रोज कैसे साफ करते रहें, कब तक बदतमीजी माफ करते रहें, आखिरी चेतावनी है सुनो पछताओगे, आखिरी चेतावनी है सुनो पछताओगे, देखे वंदे मातरम कैसे नहीं गाओगे, क्षमा का कलश टुकड़ों में बांट देंगे हम, क्षमा का कलश टुकड़ों में बांट देंगे हम, गाया ना जो मातरम जीभ काट देंगे हम, गाया ना जो मातरम जीभ काट देंगे हम, गाया ना जो मातरम जीभ। लोग कहते हैं सौरभ तुम जैन हो, जाति से तुमने जैन कुल में जन्म लिया, और जैन पूरे विश्व में अहिंसा का सबसे बड़ा परिचायक होता है। तुम्हें तो मंच पर आकर के शांति के गीत गाने चाहिए, अहिंसा की बातें करनी चाहिए, तुम ये मारकाट की बात क्यों करते हो? तब जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए ये बात कहने की हिम्मत आपका ये बेटा करता है कि जैन समाज अहिंसक है, लेकिन क्षमा चाहता हूं जैन समाज नपुंसक नहीं है। यदि मां भारती के ऊपर कोई उंगली उठाए तो उस उंगली को जड़ से काटना हमें आता। कहीं पंक्तियां याद आती हैं कि अहिंसा के मसाइल पर रजा अपनी भी रखते हैं, कोई बुज़दिल समझ बैठे दवा इसकी भी रखते हैं, और धमाकों से तो है दुनिया फकत इतना दिखाना है गांधी भी, मगर हम हाथ में लाठी भी रखते हैं। अंतिम पंक्तियां देकर के मैं मेरा स्थान लेता हूं, आपका समर्थन मांगता हूं। जो विश्वास जो प्यार आपने इस पूरी रचना को दिया, मैं चाहता हूं वो समर्थन अपने अतुल्य तालियों में मुझे भेंट करके मेरा स्थान मुझे दीजिएगा। निवेदन करता हूं कि आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए, आस्थाओं के ये दृष्टिकोण कैसे हो गए, भारती के लाल सारे मौन कैसे हो गए, ऐसी नीचता के जो भी लोग सूत्रधार हैं, माँ की छातियों के दूध के वो कर्जदार हैं, कह दो उस आका से जो तुमको पढ़ाता है, कह दो उस आका से जो तुमको पढ़ाता है, बदतमीजियां नहीं जो तुमको सिखाता है, अब की लाहौर में तिरंगा गड़ जाएगा, अब की लाहौर में तिरंगा गड़ जाएगा, पाक को भी मातरम गाना पड़ जाएगा, पाक को भी मातरम गाना। सीधे सीधे अब मैं आपको एक गीत से जोड़ना चाहती हूँ। बसंत का मौसम है और भाभी
कुछ ही दिन बाकी है उसमें गीत सुने। गीत से पहले 4-5 का श्रृंगार की पढ़ना चाहती हूँ। गीत की भूमिका के रूप में क्या सुनेगा कि कोई भंवरा, मंच का विशेष ध्यान चाहूंगी, तुम क्या सुनेगा कि कोई भंवरा कली को लुभाए तो समझो फागुन है। कोई भंवरा कली को लुभाए तो समझो फागुन है। आईने कोई मुस्कुराए तो समझो फागुन है। होठ पर गीत आँखों में हो याचना और मधुर मिलन के लिए कामना। कोई हौले से घूंघट उठाए तो समझो फागुन है। अब सीधे आप उस गीत को सुनने लायक मन बना चुके हैं। गीत सुने सीधे सीधे अब कि रंग होरी के हैं चटकीले रंगीले फागुन में रंग होरी के। गीत का पहला बंद सुने कि कलियां लेती हैं अंगड़ाई, कलियां लेती। दादा आप भी बता सकते हैं इन पंक्तियों को, और ये पंक्तियां मैं आप ही को समर्पित कर रही हूँ और आपके हाथ जरूर खोलना चाहिए इन पंक्तियों को। बेटा करता सच्ची और अच्छी लगे तो आपका समर्थन मांगता हूं, निवेदन करता हूं, स्वीकार करें कि गैर तू हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या। पूरी कौम को बदनाम कर दिया कि हमारी कौम वंदे मातरम नहीं गाना चाहती। तब मैं तुम्हें एक बात कहता हूं कि जिसने ये बात कही लाल किले से कि जो वंदे मातरम गाना चाहे गाले और जो न गाना चाहे न गाए, कोई मुसलमान नहीं था, एक हिंदू माँ की कोख से जन्मा एक हिंदू नेता था। मुझे बहुत छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार सोने और लोहे में आपस में चर्चा होने लगी। सोने ने लोहे से कहा कि तू भी कार्यशाला में पिटता और मैं भी कार्यशाला में पिटता हूं, लेकिन जब तू पिटता तो बहुत चीखता बहुत चिल्लाता, ऐसा क्यों? तब लोहे ने उत्तर दिया कि मित्र सोने, तुझको पीटने वाली हथौड़ी लोहे की बनी है जिससे तेरा कोई संबंध नहीं है, और मुझको पीटने वाली हथौड़ी भी लोहे की बनी है। जब कोई अपना अपने पर वार करता है तो पीड़ा अंतस में होती है। मैं इसलिए सीखता हूं, मैं इसलिए चिल्लाता हूं। विवश होते हुए आप तक पंक्तियां पहुंचाता हूं कि गैर तू हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या, गैर तू हुजूर कहीं जाके सो गई है क्या, सत्ता माँ की वंदना से बड़ी हो गई है क्या। देश तज मजहबों के जो वशीभूत हैं, अपराधी हैं वो लोग ओछे हैं कपूत हैं। माथे पे लगा के माँ के चरणों की खाक जी, माथे पे लगा के माँ के चरणों की खाक जी, चढ़ गए हैं फांसियों पे लाखों अशफाक जी। वंदे मातरम कुर्बानियों का ज्वार है, वंदे मातरम कुर्बानियों का ज्वार है। वंदे मातरम जो न गाए वो गद्दार है, वंदे मातरम जो न गाए वो गद्दार है, वंदे मातरम जो। मैं चाहता हूं एक बार मेरे साथ पूरा सदन दोहराए वंदे वंदे। जब इस सदन में इतना समर्थन मिल सकता है तो हमारे राजनेताओं ने क्यों नहीं प्रयास किया कि एक बार लाल किले से खड़े होकर के कहते कि मेरे साथ वंदे मातरम गाएं और मैं देखता हूं कि कौन वंदे मातरम का विरोध करता है। तो मेरा एक दावा था मित्रों कि पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़े होकर के वंदे मातरम गीत गाता। आपके बीच अंतिम पंक्तियां रख करके मैं मेरा स्थान लेता हूं। तमाम बड़े कवि इस मंच पर हैं, उनको आप सभी को अभी सुनना है। मैं केवल अपने अर्घ समर्पित करके अपना स्थान लेना चाहता हूं। निवेदन को स्वीकार करें। आप लोग शायद सुनने में भी आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। ध्यान चाहूंगा आपका कि बस लुटाता रहा हूँ लिया कुछ नहीं, बस लुटाता रहा हूँ लिया कुछ नहीं। आप कहते हैं मैंने किया कुछ नहीं, बस लुटाता रहा हूँ लिया कुछ नहीं। आप कहते हैं मैंने किया कुछ नहीं, बस लुटाता रहा हूँ लिया कुछ नहीं। प्रथम बंदे रहा हूँ कि प्यार की बात होने
बंजर हुई तब ये बरसात होने से क्या फायदा, कैसे मानूं कि प्यार की बात होने से क्या फायदा, अब मुलाकात होने से क्या फायदा, और सूख कर जब जमीन आज बंजर हुई तब ये बरसात होने से क्या फायदा, कैसे मानूं, कैसे मानूं, कैसे मानूं, कैसे मानूं, कैसे मानूं कि सब कुछ है संसार में, कैसे मानूं कि सब कुछ है संसार में। मैंने ढूंढा बहुत पर मिला कुछ नहीं, बस लुटाता रहा हूँ लिया कुछ नहीं। आप कहते हैं मैंने किया कुछ नहीं, बस लुटाता रहा हूँ लिया कुछ नहीं। आप कहते हैं मैंने किया कुछ नहीं, बस लुटाता रहा हूँ लिया कुछ नहीं। और बिल्कुल सत्य पर आधारित प्रेम का एक वास्तविक रूप इन 4 कवियों में दे रहा हूँ आपको। कि रूप है इस सिरे, प्रेम है उस सिरे, कोई सपनों की गलियों में कब तक फिरे। कि रूप है इस सिरे, प्रेम है उस सिरे, कोई सपनों की गलियों में कब तक फिरे। और मन के आकाश में दुख के बादल घिरे, और सिर्फ कागज पे 2 बूंद आंसू गिरे। चाहता है, चाहता है, चाहता है मुझे तो समझ जाएगा, चाहता है मुझे तो समझ जाएगा। मैंने खत में तो वैसे लिखा कुछ नहीं, बस लुटाता रहा हूँ लिया कुछ नहीं। शायद आपके मन की बात मैंने कह दी। कि रात कुछ इस तरह से बिताता हूँ मैं। अंतिम बंद इसमें पूरे मंच का आशीर्वाद, और जो मंच के पीछे बैठे हुए हैं उन लोगों का भी आशीर्वाद चाहूंगा। कि रात कुछ इस तरह से बिताता हूँ मैं, नींद लगती है तो जाग जाता हूँ मैं। रात कुछ इस तरह से बिताता हूँ मैं, और नींद लगती है तो जाग जाता हूँ मैं। और सिर्फ तुमको ही प्यारे सुनाता हूँ मैं, बंद होठों से जब गीत गाता हूँ मैं। सिर्फ तुमको ही प्यारे सुनाता हूँ मैं। अगर ये अंतिम बंद आपको अच्छा लगा तो जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर आपका हाथ एक दूसरे की जेब में ना हो तो पूरे खुल की ताली बजाइएगा। अंतिम पंक्तियां दे रहा हूँ आपको। कि रात कुछ इस तरह से बिताता हूँ मैं, नींद लगती है तो जाग जाता हूँ मैं। और सिर्फ तुमको ही प्यारे सुनाता हूँ मैं, बंद होठों से जब गीत गाता हूँ मैं। मैंने तुमसे मैंने तुमसे तो
चंदन बहुत कुछ कहा मैंने तुमसे तो चंदन बहुत कुछ कहा। ये अलग है कि तुमने सुना कुछ। पावन पवित्र धरती पे कसम खाता हूँ कि ज्ञान की कोई कि है ये मझधार साहिल नहीं है, ये मझधार साहिल नहीं है, हर कोई इसके काबिल नहीं है, ये मझधार साहिल नहीं है, हर कोई इसके काबिल नहीं है। प्यार करने से पहले ये सोचो, प्यार करने से पहले ये सोचो, प्यार है राह मंजिल नहीं है, प्यार है राह मंजिल नहीं। विराजमान इनकी एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। आप किसी भी महिला से पूछ लो तुम्हारी उम्र क्या है तो वो गलती बताएगी। 50 वाली 40 बताएगी और 40 वाली 35 बताएगी। मैं इनसे क्या करता हूँ, ये इतिहास गलत बताने से क्या फायदा, जबकि भूगोल सब साफ बता देता है। मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, ऊपर के बर्थ में मैं सोया हुआ, बीच के बर्थ में दो महिलाएं 40-40 साल की उम्र की। एक ने दूसरी से पूछ लिया तुम्हारी उम्र क्या है, वो बोली यही 35 साल। दूसरी वाली ने पहली वाली से पूछ लिया तुम्हारी उम्र क्या है, वो बोली यही तुम्हारे से 5 साल कम। दोनों की बातें सुनकर मेरे को आगे चक्कर, गिर पड़ा धड़ाम। दोनों बोली क्या हुआ, मैंने कहा मैं जन्म ले रही हूँ। जहाँ ठाकुर का आनंद लगे वह ठाके लगे, और जहाँ कविता की बात कह दूं तो आशीर्वाद प्रदान करना। आशीर्वाद का मतलब यह नहीं कि मेरे माथे पे हाथ फेरने आ जाओ। फिर से कसम मौन, इस कदर से सबके सब मौन छा गया था, सन्नाटा। तभी बाप ने बेटे को खींच कर मार दिया था चाटा। माँ मनी मन गुनगुना रही थी, ननद बेमन होठ और दूध गरमा रही थी। दादाजी खाट पर बैठे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, पहले से ज्यादा गुड़गुड़ा रहे थे। सारा का सारा माहौल घर में तना तना था, क्योंकि बहू ने बेटी को जना था, क्योंकि बहू ने बेटी को जना था, क्योंकि बहू ने बेटी को जना था। हालांकि मैं जानता हूँ अच्छी कविता पर इस देश के अंदर तालियां कम बजती है। ढंग की बात करो तो लोगों के पल्ले नहीं पड़ती। हमारे लक्षण खराब हो गए। वो एक त्योहार आया विदेशों से, वैलेंटाइन डे नाम का। एक दिन मेरी पत्नी ने मेरे को पूछा ये वैलेंटाइन डे का क्या मतलब है। मैंने कहा बेलन तान के दे। वो वैलेंटाइन डे के दिन एक जगह सुबह से शाम तक छोरा फूल लेकर पट्टा घूमता रहा। जब रात तक कोई नहीं मिला तो शाम को सासू माँ को टिकाया, बोले ले सासू माँ हैप्पी वेल्डिंग डे। सासू बोली क्या वेल्डिंग डे, अब तो एंडिंग डे। अच्छा एक जगह फूल इतने दिखे ओरिजिनल गुलाब का फूल नहीं मिला, पट्टा कंगनी स्टोर पर नकली गुलाब का ले आया। जाते जाते एक हिजड़ा मिला तो हिजड़े को टिका दिया। हिजड़े ने फूल सूंघा और कहा ये तो नकली है। वो बोला तू कौन सा असली है। पंक्तियों पर राष्ट्रभक्त श्रोताओं की तालियां चाहता हूं कि देखो अंधियारा सूरज को काला कहकर चला गया। चाहे कितनी भी शैलें लो लेकिन मात तुम्हारी है, उसको सम्मानित करने की क्या औकात तुम्हारी है। वो मुक्ति का महाग्रंथ है छिपा हुआ सा राज नहीं, वो मुक्ति का महाग्रंथ है छिपा हुआ सा राज नहीं। वो सुभाष सत्ताओं के सम्मानों का मोहताज नहीं, वो सुभाष सत्ताओं के सम्मानों का मोहताज नहीं, वो सुभाष सत्ताओं के सम्मानों का। और सहारा देश की राजनीति, आपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शायद ये दृश्य देखने को, क्योंकि मैंने भी राजस्थान में देखे। 6 पंक्तियां गाना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, और कहीं इस पीड़ा से आप लोग गुजरे हो तो पूरा पांडाल इस सच्चाई का समर्थन कैसे करता है उत्तर प्रदेश में देखना चाहता हूं।
कि लोकतंत्र के सदनों में सम्मान बड़ा वे पाते हैं, लोकतंत्र के सदनों में सम्मान बड़ा वे पाते हैं, जो अपनी भारत माता को भी डायन कह जाते हैं, जो अपनी भारत माता को भी डायन कह जाते हैं। मर्यादा के नियम कायदे सरेआम ही टूट रहे, आए दिन वे अबलाओं की सुंदरता को लूट रहे। मदिरा का प्याला देकर के जमा खून को जमा दिया, मदिरा का प्याला देकर के जमा खून को जमा दिया। गुंडों के हाथों में हमने लोकतंत्र को थमा दिया, गुंडों के हाथों में हमने लोकतंत्र को थमा दिया। गुंडों के और सुभाष का अपमान कोई नई बात नहीं है। अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने कहा बोलना ही होगा, गांधी जी को करो मरो का वाक्य बोलना ही होगा, वीर शिवा को मुगलों वाला अहम तोलना ही होगा, शाह बहादुर को दिल्ली का बादशाह बन जाने दो, बिस्मिल को फिर देश प्रेम के गीत सुहाने गाने दो, बिस्मिल को फिर देश प्रेम के गीत सुहाने गाने दो। महादेव तुम कहो रुद्र से पाप यज्ञ का नाश करे, समर भवानी सिंह चढ़े और दैत्य दलों का हास करे, समर भवानी सिंह चढ़े और दैत्य दलों का हास करे। पृथ्वीराज के हाथों से एक और तीर चल जाने दो, फिर से जन्मेजय के द्वारा नाग यज्ञ हो जाने दो। छोड़ मुरलिया कान्हा को भी चक्र चलाना ही होगा, छोड़ मुरलिया कान्हा को भी चक्र चलाना ही होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम को फिर धनुष उठाना ही होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम। मेरा मन है कि यदि कोई पंक्ति आपके हृदय को किसी तौर को छुए तो उसकी प्रतिक्रिया आपकी करतल ध्वनि के रूप में इस मंच तक आए। मुझे कहीं पंक्तियां याद आती हैं, कहीं डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कहा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो इस पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। समर्थन मांगता हूँ, उस समर्थन के बीच में काव्य पाठ करने की कोशिश करता हूँ। बहुत कुछ आप लोगों के बारे में आदरणीय वेद जी ने मुझे बताया। बोले कि आप एक ऐसी नगरी में आ रहे हो जिस नगरी में कान बान शान वंदे मातरम, भारत की आन बान शान वंदे मातरम, शहीदों के रक्त की जबान वंदे मातरम, भारत के निवेदन करता हूँ कि भारत के आन बान शान वंदे मातरम, शहीदों के रक्त की जबान वंदे मातरम, वंदे मातरम शौर्य गाथा है भगत की, मातृ भारती पे मिटने वाली शपथ की। अल्फ्रेड बाग की वो खूनी होली देखिए, अल्फ्रेड बाग की वो खूनी होली देखिए, शेखर के तन पे चली जो गोली देखिए, चीख चीख रक्त की वो बूंदे हैं पुकारती, चीख चीख रक्त की वो बूंदे हैं पुकारती। वंदे मातरम है मां भारती की आरती, वंदे मातरम है मां भारती की आरती, वंदे मातरम है मां भारती की आरती। वंदे मातरम के जो गाने के विरुद्ध है, आपने लाल किले से खड़े होकर के ये कहा कि पूरा हिंदुस्तान एक साथ मिलकर के वंदे मातरम गाएगा। चंद लोग खड़े हुए, उनकी हुनकार आपके कानों में पहुंची तो आप डर गए। आपने ये अपना वक्तव्य बदल दिया और ये कहने लगे लाल किले से खड़े होकर कि जो वंदे मातरम गाना चाहे गा ले और जो न गाना चाहे न गाए। तब मित्रों, अंदर का कवि कुंठित होते हुए ये बात कहने की हिम्मत करता है कि हिंदुस्तान के लाल किले से यदि कुछ कहना था तो केवल इतना कहा जाना चाहिए था कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। तो मैं कहता हूं, दूर दूर तक अपनी भाषा को लेकर के जाने वाले आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी यहाँ बैठे हैं, उनकी उपस्थिति के बीच अपनी पंक्तियां आप तक कहने की हिम्मत। मेरे हृदय के भाव को हार बन जाए तेरा, मेरे हृदय के भाव को हार बन जाए तेरा, सांसों के सारे तार तार सितार बन जाए तेरा, कण कण को कर दूं राशि मैं, विश्वास दे वह मान दे, मान दे, मान दे, हे मां सरस्वती। 1 बजने वाली यहाँ पर मातृ शक्ति विराजमान है, जितनी भी है बिटिया विराजमान है, बहनें विराजमान है, इनको प्रणाम करता हूँ। 8 पंक्ति आप लोगों के श्री चरणों में पढ़ता हूँ। 8वीं पंक्ति तय करेगी मुझको इस माइक के ऊपर कितनी देर रुकना।
अच्छा लगा तो पढ़ूंगा, नहीं अच्छा लगा बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। मेरी 8 पंक्तियां बहुत मन से सुन लेना। दादाजी पुनः विराज गए, ये प्राकृतिक पीड़ा से त्रस्त थे इसलिए गए थे। अन्य बहुत से लोग वापस आने के लिए जाते हैं। 8 पंक्ति पढ़ता हूँ, पीछे तक के लोग सुने। मेरी एक पुत्री जन्म पर लिखी गई प्रतिनिधि कविता, पुत्री जन्म पर लिखी गई कविता की भूमिका में 8 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जैसी करनी आपने लिखी क्या, कि जैसी करनी वैसी भरनी कहावत चरितार्थ हो गई। लड़कों की लाइन लग गई और लड़कियां खो गई। हमने अधर्म के मार्ग को अपनाया, खुद अपने गर्भ में पल रहे शिशु का सोनोग्राफी करवाया। अरे लड़का था तो जन्म दिया, लड़की थी तो मरवा दिया। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भुगतना पड़ेगा। और बेटे की लालच में बेटी को मरवाया, अब तेरे बेटे को कुंवारा ही मरना पड़ेगा। अब तेरे मैंने तो कहा ही नहीं ताली बजाओ, कॉन्फिडेंस है। वो आप लोगों ने वो गन्ना देखा होगा, गन्ने को मशीन में डालते फिर निकालते फिर डालते फिर निकालते फिर डालते फिर निकालते। जब 3 बार गन्ने को मशीन में डालते तो 3 गिलास रस निकलता है। वो तीनों ही गिलास मेरे से पहले वाले ये पट्टे पी के इतनी ताली आप लोगों से बजवा दी। अब मैं उस गन्ने को मोड़ रहा हूँ, उसमें नींबू फंसाऊंगा। फिर मशीन में डालूंगा, उसमें से रस निकालूंगा। और या मात्र सूचना के अधिकार के तहत पिछले दिनों हमारी केंद्र सरकार से एक रिपोर्ट मांगी गई कि देश की आजादी में सुभाष चंद्र बोस का कितना योगदान है। तो दिल्ली के दरबारों से ये बयान जारी हुआ कि देश की आजादी में सुभाष का कोई योगदान नहीं। जैसे देश को आजादी आदरणीय सरदार जी ने और मैडम ने मिलकर दिला दी। निसंदेह हुए हम लोग, आप भी हुए होंगे। मैं कहना चाहता हूँ आपको और हमको कैसा लगा। मेरी चेतावनी के स्वर यदि राजधानी की सरहद से टकराकर उस सिंहासन को चरमराने की क्षमता रखते हो तो हर दुई की जनता तालियों की वो गड़गड़ाहट करे कि मैं ऐसी आक्रोश की कविताएं लिखता रहूं। पंक्तियां गाना चाहता हूं कि सुभाष के बारे में टिप्पणी करनी गई तो हमें कैसा लगा। सुनिएगा कि जैसे कोई महावीर को क्रूर शिकारी कह जाए, जैसे कोई महावीर को क्रूर शिकारी कह जाए, और कर्ण जैसे तानी को कोई भिखारी कह जाए, और कर्ण जैसे तानी को कोई भिखारी कह जाए। जैसे कोई कान्हा को भी कंस सरीखा कहता हो, फूलों के आलिंगन को भी दंश सरीखा कहता हो, फूलों के आलिंगन को भी दंश सरीखा कहता हो। कोई कुछ भी कहता हो पर क्या विश्वास करेंगे हम, क्या कीचड़ से चले हुए निर्णय को खास कहेंगे हम। जो सुभाष के साथ जुड़ा विश्वास नहीं बदला करता, जो सुभाष के साथ जुड़ा विश्वास नहीं बदला करता, एक कुर्सी के निर्णय से इतिहास नहीं बदला करता, एक कुर्सी के निर्णय से इतिहास नहीं बदला करता, एक कुर्सी के निर्णय से इतिहास नहीं बदला करता। एक बयान ने उज्जवल सा इतिहास कलंकित कर डाला, ऐसा लगता है गंगा में जहर हलाहल भर डाला। जैसे कोई क्रूर निशाचर कल्प वृक्ष को जला गया, जैसे कोई क्रूर निशाचर कल्प वृक्ष को जला गया। देखो अंधियारा सूरज को काला कहकर चला गया, देखो अंधियारा सूरज को काला कहकर। की कोई वंदना आई नहीं है। तब मित्रों उस विरोध का विद्रोह अपनी पंक्तियों के माध्यम से करने की हिम्मत और कोशिश करता हूँ। आपके इस नगर में काव्य पाठ करने की हिम्मत कोशिश कर रहा हूँ जिसमें बीज बोए हैं आदरणीय वेदव्रत वाजपेयी जी ने। मैं बहुत चंद बूंदे अपनी पानी की उस बीज में डालना चाहता हूँ। निवेदन करता हूँ आप तक बात पहुंचे। कोई भी पंक्ति सच्ची और अच्छी लगे तो मैं चाहता हूँ जितने लोग सदन में बैठे हैं, वास्तविकता यह है कि इतनी अच्छी भीड़, इतने अधिक लोग जो खड़े होकर के काव्य पाठ कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के किसी सदन में इतने अच्छे लोग हम लोगों को एक साथ नहीं मिलते जो इतने आदर के साथ खड़े हैं, जो इतने मन से खड़े हैं। मैं आप लोगों के सामने काव्य पाठ कर रहा हूँ और निवेदन करता हूँ कोई पंक्ति
पंक्ति अच्छी लगे तो उसकी प्रतिक्रिया आपकी तालियों के रूप में मंच तक पहुंचे। निवेदन करता हूं, मंच कसने चाहता हूं कि मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, मजहबी कागजों पे नया शोध देखिए, वंदे मातरम का होता विरोध देखिए, देखिए जरा ये नई भाषाओं का व्याकरण, भारती के अपने ही बेटों का ये आचरण। वंदे मातरम नहीं विषय है विवाद का, वंदे मातरम नहीं विषय है विवाद का, वंदे मातरम नहीं विषय है विवाद का, मजहबी द्वेष का न ओछे उन्माद का। वंदे मातरम पे ये कैसा प्रश्न चिन्ह है, वंदे मातरम पे ये कैसा प्रश्न चिन्ह है। माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है, माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है, माँ को मान देने में औलाद कैसे खिन्न है। मातृ भारती की वंदना है वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है, उसका विरोध करने से पहले हम लोगों को जानना आवश्यक था कि हम किस चीज का विरोध कर रहे हैं, किस गान का विरोध कर रहे हैं। वो बात कहने की कोशिश करता हूँ कि वंदे मातरम क्या है। पंक्तियां सच्ची और अच्छी लगे तो आपका समर्थन आपकी तालियों के रूप में मेरे तक मंच तक यहाँ पर पहुंचे। निवेदन करता हूँ कि मातृ भारती की वंदना है वंदे मातरम, कि मातृ भारती की वंदना है वंदे मातरम, बंकिम का स्वप्न कल्पना है वंदे मातरम। वंदे मातरम एक जलती मशाल है, सारे देश के ही स्वाभिमान का सवाल है। आवाहन मंत्र है ये काल के कराल का, आवाहन मंत्र है ये काल के कराल का, आईना है क्रांतिकारी लहरों के उछाल का। वंदे मातरम उठा आजादी के साथ से, वंदे मातरम उठा आजादी के साथ से, इसीलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज से, इसलिए बड़ा है ये पूजा से नमाज से। आपकी कमजोर तालियां कवि को कमजोर करती हैं। खत में कोई प्यारा सा पैगाम लिखो तो जाने, मेरे हिस्से में भी कोई शाम लिखो तो जाने। तेरा नाम लिखा है मैंने हाथों पर मेहंदी से, तेरा नाम लिखा है मैंने हाथों पर मेहंदी से, तुम दिल के कागज पे मेरा नाम लिखो जाने। वाह वाह बहुत अभी लदा कमेंट कर रहे थे, आप सभी की तरफ से पंक्तियां उन्हें समर्पित करना चाहती हूँ। श्रृंगार की पंक्तियां कि बहारों के हंसी मौसम में भंवरे गुनगुनाते हैं, कि बहारों के हंसी मौसम में भंवरे गुनगुनाते हैं, चमन को लूटते हैं गंध फूलों की चुराते हैं, चमन को लूटते हैं गंध फूलों की चुराते हैं। मगर ये रूप की नगरी है आना तुम संभल करके, मगर ये रूप की नगरी है आना तुम संभल करके। यहाँ ऋषियों फकीरों के भी संयम टूट जाते, वाह 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 फकीरों के भी संयम टूट जाते। रश्मि, तुम इतना बढ़िया सुना रही हो और तुम एक मुक्तक समर्पित कर रही हो हम लोगों को। धन्यवाद। सुनाओ बेटा, खूब खूब जम के सुनाओ, खूब जम के सुनाओ। अब देखना ये है कि आपने अपने घर के कवि का तो इतना सम्मान किया, लेकिन आपने जिस कवयित्री को आमंत्रित किया है, अगर उसका जवाब सही लगे तो आपकी तालियां मुझे मिलनी चाहिए, आपका आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। अभी नहीं, यहाँ प्रदर्शनी, जहाँ की दुकानें, ये सभी एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इस हरदोई नगर में किया जा रहा है। वैसे ये कार्यक्रम हर वर्ष इस पंडाल में होता रहा है और श्री राम प्रकाश शुक्ला जी इसके आयोजक रहे। इसके पूर्व बाबू हरिबहादुर श्रीवास्तव जी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और जब से इस समिति के मैं अध्यक्ष रहा तब से मेरी ये लगातार ये मेरी अभिलाषा रही
कि रामलीला कमेटी द्वारा जो भी कार्यक्रम हो उसमें हर वर्ष किसी न किसी प्रकार का अति उत्साहवर्धन कार्यक्रम इस कमेटी के द्वारा कराया जाए। मुझे बड़ी खुशी है कि आज कवि सम्मेलन का आयोजन हमारी कमेटी द्वारा हरदोई में करवाया जा रहा है और मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि सभी दर्शक लोग इस कवि सम्मेलन का अधिक से अधिक लाभ उठाकर यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। ठीक हो ही गया। कवि सम्मेलन ये भाई से चला। नई पीढ़ी में सोल में पट्टा श्रृंगार के गीत पढ़ रही है। बिखरे हुए बालों से पढ़ने वाले गीत पट्टा ओढ़ ओढ़ा के पढ़ रहा है। वहां से ये आया लालू का वंशज फेड बिहार से, खूब मजे दिए। इसके बाद में आया ये वीर रस। आपने तो कही होने तो डर के मारे ही तालियां कूद दी तो पट्टा नीचे नहीं कूद जा। वहां से चलकर ये कवि सम्मेलन इस कवित्री तक आया। अच्छे शेर पढ़े, वो दो लाइनों को मिला के कहा जाता है उसको शेर कहते हैं। ये शेर मेरे उधर ड्राइवर लोग लिख देते हैं। एक ड्राइवर ने लिख दिया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तुम उतर के चली गई, हम गेर बदलते रह गए। करके जाऊंगा। खुद एक आइटम मेरे को कह रहे थे ये आइटम है, वो बुढ़ापे में बुद्धि सटी आ गई है। और क्या करे, सफेदी का ख्याल रखना पड़ता है। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश में कैसा सुना जाता है, यद्यपि मैं हास्य का विद्यार्थी हूँ, पूरे देश में हंसाने के लिए बुलाया जाता हूँ, पर मैं थोड़ा सा घेर यहाँ हरदोई में बदलना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में कविता को किस तमीज और तेजीब से सुना जाता है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। गीले नहीं होंगे, दुपट्टे दर्द से इनके कभी गीले नहीं होंगे, और तवायफ में कभी मत देखना तस्वीर दुल्हन की, ये कोठे वालियों के हाथ हैं पीले नहीं होंगे, ये कोठे वालियों के हाथ हैं पीले नहीं होंगे। चार पंक्तियां गाना चाहता हूँ, हौसला दीजिएगा, मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। सुनिए कि शांति व अहिंसा की थी मिसाल, दुनिया में ऐसे पूज्य धरा पे बवाल पैदा हो गए। कि शांति व अहिंसा की थी मिसाल, दुनिया में ऐसे पूज्य धरा पे बवाल पैदा हो गए। काव्य में क्रंदन की राग पुरवाई में भीषण आ गई, सुहाने बाग में भूचाल पैदा हो गए। तो लोकतंत्र और राजनीति की विकृति देख गांधी जी के मन में सवाल पैदा हो गए, और प्रश्न पूछने के भी जो पैसे मांगने लगे हैं, राजनीति में ऐसे दलाल पैदा हो गए, राजनीति में ऐसे दलाल पैदा हो गए, राजनीति में ऐसे दलाल पैदा हो गए। और गुजरात में बापू के ख्वाब सारे ध्वस्त हुए, जम्मू कश्मीर फिर जार जार हो गए। वो गुलाबी शहर भी अब लाल दिखता है, रक्षा में हवाओं के झोंके शुमार हो गए। तो भूलते हैं निज धर्म करते घिनौने कर्म, लोकतंत्र कैसे तेरे संस्कार हो गए। और संसद में गड्डियां उछाली गई, नोटों की तो तिरंगे के तीनों रंग शर्मसार हो गए, तिरंगे के तीनों रंग शर्मसार हो गए, तिरंगे के तीनों रंग शर्मसार हो गए। श्रृंगार का प्रयोग किया। प्रिय प्रिय तुम्हारे हृदय की कीचड़ में मैं कमल खिलाने आया हूँ, जागो जागो प्रेसी जागो तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो जागो प्रेसी जागो तुम्हें जगाने आया हूँ। उसकी मम्मी ने खोला दरवाजा, कवि जी पलट गए, बोले आंटी हम पोलियो की दवा पिलाने आए हैं। महिलाओं के वस्त्र कम होते गए और फैशन बढ़ता गया। तो एक मच्छर चिंतित होकर दादा मच्छर से पूछता है कि दादा तेरे जमाने में भी ये महिलाएं इतना कम वस्त्र पहनती थी क्या? दादा मच्छर
नहीं आती। आप इस छंद को इस भाव से सुनिए। इसकी भूमिका में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि दादा देश के सर्वश्रेष्ठ कवि बैठे हुए हैं, इन्हें आप दादा मच्छर समझ लीजिए और मुझे आप पोता मच्छर समझ लीजिए। आपको बस यही करना है कि गुड नाइट नहीं जलाना। अब ये छंद सुनिए कि एक छोटे मच्छर ने मच्छर दादा से कहा, अपने समय का अनुभव बांटते रहो। एक छोटे मच्छर ने मच्छर दादा से कहा, अपने समय का अनुभव बांटते रहो। तो मच्छरों का दादा बोला, तब और अब बीच फैशन की खाई है, उसी को बांटते रहो। कि नारियां तो साड़ियां पहनती थी उस वक्त, दिखता था मुंह भन भन चाटते रहो। और तेरे युग में तो पूरी देह दिखती है प्यारे, जहाँ जहाँ मन करे वहीं काटते रहो। जैसे लोग बोले, प्रेमी पति देव के ही समकक्ष होता है। नहीं, ये रिश्ते ऐसे होते हैं। आदमी जैसे बहू आए घर में तो सबका परिचय कराया जाता है कि बहू ये घर का ये है, ये वो है, ये सब बताया जाता है। बहू आ गई है, तमाम लोग अपना हक जता रहे हैं कि पत्नी के भूतपूर्व पति जैसे लोग बोले, प्रेमी पति देव के ही समकक्ष होता है। तो जेठ ने कहा कि बहू 12 महीनों में भी 1 माह जेठ के लिए प्रत्यक्ष होता है। बस केवल इधर के लोग ही मुझे चरित्रवान लग रहे हैं। जेठ ने कहा कि बहू 12 महीनों में भी 1 माह जेठ के लिए, दादा ये आपके श्री चरणों में समर्पित है। अब तुल्य क्या है आप समझिए, आप पिताजी हैं ही, और आपको मैं पिताजी समझ के ही समर्पित कर। वो तुल्य मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि वो तुल्य बोले क्या पिता है। सुनिए, आप आपके पावन चरणों में रखना बिल्कुल शुद्ध हाथ कि पत्नी के भूतपूर्व पति जैसे लोग बोले, प्रेमी पति देव के ही समकक्ष होता है। तो जेठ ने कहा कि बहू 12 महीनों में भी 1 माह जेठ के लिए प्रत्यक्ष होता है। तो देवरों ने कहा हक होता है कुंवार का भी 30 दिनों के लिए, तो देवर दक्ष होता है। तो बाबूजी ने कहा बहू उसमें भी याद रहे, 15 दिनों के लिए पितृपक्ष होता है। डाली पे बैठ के विश्राम किया है, तेरे पत्तों को निचोड़कर रस पिया है, पान मरोड़िया रस पिया, बैठिया थारी डाल, थोई बड़े मैं उड़ चलूं जीनो किते काट। अब तुझ पर मुसीबत आई है तो तुझे जलता हुआ छोड़कर मैं उड़ जाऊं। अरे कितने दिन की जिंदगी है, तेरे साथ जीना तेरे साथ मरना। यह है इश्क, यह है मोहब्बत, यह है दीवानगी। अपने गीतों और गजलों में उसे साकार करने के लिए आ रहे गए कुंवर जावेद बधाई हुई जोरदार तालियों की गड़गड़ा। ये जो चाय बढ़नी शुरू हो गई भैया, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा बिल्कुल भैया। क्या कि जब मैं 27-28 देशों तक आपकी आवाज मैंने पहुंचाई है, तो वो मुक्तक जो मेरी आप सुनेंगे, मुझे माहौल देंगे, तब मेरा सफर चल सकता है। कुछ इस तरह का चलो कर ले समझौता, एक माइंड सेटअप बन गया है, उसकी मदद चाहता हूँ। ग़िज़ाए खा
जाते हैं ये कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। और नौजवानों प्लस करता हूँ, वो लोग साहिब